बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। अशफाक यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले दो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ऐसे बयानात हैं कि जो बड़े अहम है। एक, उन्होंने कहा कि अगर $1350 अरब आ जाए तो कशकोल तोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कहना चाहते हैं कि अगर इतने पैसे हमारे अकाउंट्स के अंदर आ जाएं तो फिर हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या वाकई ऐसा है? क्या हकीकत में पाकिस्तान अगर एक मरतबा इतने पैसे हासिल करने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के मामलात हल हो सकेंगे? इसके साथ साथ FBR की इस्लाहात का मामला, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं खुद FBR की इस्लाहात के मामलात को करीब से देखूंगा, अटेंड करूंगा मीटिंग्स। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ अंगेज जुमला कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ 20% यानी कि 20% अकाउंट्स ऐसे हैं कि जो FBR के टैक्स गोशवारों के अंदर दाखिल किए जाते हैं या वहाँ पर जो है वो छुपाए नहीं जाते, नुमाया किए जाते हैं। और 80% अकाउंट्स ऐसे हैं कि जिनका FBR से ताल्लुक नहीं है। मामलात कैसे हल होंगे? ऑटोमेशन से क्या FBR दुरुस्त हो जाएगा? निजकारी के ऊपर भी बात करेंगे। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रमज़ान में आपको ज़हमत दी हमने, लेकिन ज़ाहिर है कि मईशत रुकेगी नहीं, मुल्क चलता रहेगा ना। IMF वालों ने रोज़ा रखना है, उन्होंने अलबत्ता ये है कि हमें रोज़ा लगवा ज़रूर देना, जैसे कि लगवा भी रहे हैं। तोला साहब, पहले तो आ जाते हैं आपके जो कोर सब्जेक्ट है टैक्सेशन। तो FBR की इस्लाहात अब कह रहे हैं कि जी आज जो है वो खबर आई है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं खुद देखूंगा, मीटिंग्स करूंगा। उसके अंदर कहाँ पे रुकावट आती है? फिर एक बड़ा बयान भी उनका सामने आया 2 रोज़ पहले, जिसमें वो कहते हैं कि जी 80% अकाउंट जो है वो FBR के पास डिक्लेयर ही नहीं है। तो ये 80% में वो भी शामिल है जो टैक्स पेयर्स के अकाउंट नहीं है। कहाँ से ये फिगर उनके पास आया? आपके पास क्या खबर है, क्या सोर्सेज है? दोनों चीज़ें बता दीजिएगा। इस्लाह पे ज़ाहिर आप काफ़ी बात करेंगे, लेकिन साथ इसको भी ज़रा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फवाद। एक्चुअली मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये टैक्स रिफॉर्म्स काफ़ी अरसे से चल रही थी हमारी, और अक्सर ये देखा गया था कि इसमें रुकावटें जो आ रही है ज़्यादातर स्टेक होल्डरों की तरफ से आती हैं और इसमें FBR की तरफ से भी आती हैं। तो इस मरतबा मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने शायद ये सोचा है कि अब मैं खुद लीड करूँगा, और ही इज़ नोन के काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़े ये टफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो शायद मेरा ख्याल है, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये कुछ कर जाए। मगर बात ये नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि रिफॉर्म क्या करनी है। सबसे पहले ये देखना है हमें किसने करनी है, वो बात की बात है। रिफॉर्म में हमें अगर यही करना है कि जी जो हम कहते आ रहे हैं कि जी के ऑटोमेशन हो जाए, ऑटोमेशन एक पूरी साइंस है अलग। जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की ऑटोमेशन होती है एक पूरी साइंस है। तो आप ये मत समझिएगा कि जी के कंप्यूटर ला के रख दिए तो बस काम हो गया। जी, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मैं खुद लास्ट ईयर चेयरमैन रहा, और तो उसमें हमने IT से अपनी जो प्राल जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड, उसकी हमने प्रेजेंटेशन ली थी, और बड़ी अच्छे काबिल लोग हैं वहाँ पर। उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई कि क्या होगा, कैसे होगा। तो मेरी टीम काफ़ी इम्प्रेस हुई। उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह। तो जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई और सवाल जवाब ख़त्म हुआ, तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा ज़रा मुझे टाइमलाइन बता दीजिए कितने अरसे में होगी, कितने अरसे में कौन कौन सा मॉड्यूल आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे। उन्होंने सर वो तो पैसे आएंगे तो होगा ना। तो अब आप समझ जाएं इस चीज़ को। वो यानी कि जब बैल कटेगा तो फिर गोश्त बटेगा। अभी बैल आया भी नहीं है। तो ये एक तो चक्कर था। दूसरा मेरा ख्याल है वो अभी उन्होंने बिल गेट मेलिंडा फाउंडेशन से कुछ उन्होंने लिए हैं, सो कुछ अच्छा हो जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब देखते हैं। मगर ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसके 3-4 डिफरेंट रंग हमें देखने पड़ते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए नए एवेन्यूज क्या है। ठीक। दूसरा ये होता है कि आप टैक्स के नेट को ब्रॉडन, जिसको हम कहते हैं ना ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट। तीसरा आपका है कि लॉ को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि इस लॉ के तहत तो मेरा ख्याल है एक छोटा दुकानदार और एक जायंट मल्टीनेशनल एक ही रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन कानून में कहाँ है कि किस तरीके से हम उनको ब्रीथ देंगे। कानून में क्या फ़र्क होगा? इतनी मोटी किताब पढ़ के किसी को 10,000 रुपये टैक्स पे करना है, और बाद में उसको पता चले कि नहीं यार 10,000 की जगह उन्होंने मुझे 10 लाख मांग लिए हैं, वरना मैं किताब के एक अच्छे वकील को हायर करूँ और वो सारा काम करेगा मेरा, तो सब भाग जाएंगे। अच्छा, लेकिन तोला साहब एक सवाल अभी भी यहाँ पैदा होता है। ये इस्लाहात
आईएमएफ के दबाव के बाद हमने क्यों डिसाइड किया कि ये इस्लाहत हमें करनी चाहिए? बहुत पहले से चल रही हैं। क्या चल रही थी इस्लाहत? हम सोचते क्यों नहीं है इन चीजों के ऊपर? टैक्स रेट को बढ़ाना कोई आईएमएफ नहीं है, ये दिया हुआ है सारा। देखिए बात पता है, मैं आपको पहले भी अच्छा चल इसको पहले क्लियर कर ले। ज्यादा सच्ची बातें नहीं बताना चाह रहा। एक बात मुझे बताएं कि क्या आप बहैसियत टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स एक्सपर्ट ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान, ठीक है कि आईएमएफ का भी दबाव है, लेकिन पाकिस्तान इस पूरे टर्म के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए तब्दीली करना चाहता था? पाकिस्तान करना चाहता था। 2014 में एक पूरा कमीशन बना था, मसूद नकवी साहब ने हेड किया, मैं भी मेंबर था। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, वर्ल्ड बैंक ने बहुत सराहा, आईएमएफ की टीम ने सराहा। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दी जाती। ठीक है, कहना फजूल है, कौन नहीं करने देता। मेरी रिपोर्ट इंटरिम आपने 10 दफ़ा अपने प्रोग्रामों में डिस्कस की है, उसमें वो चीज़ें शामिल थी जिसमें अगर आप करते थे तो मेरा ख्याल है ये जो आज आप चीज़ें फेस कर रहे हैं ना, वो ना होती, आपको 25 खरब के नए टैक्सेस मिल चुके होते हैं अगर ये तेरे मेरे के चक्रों में नहीं रहते। कुछ स्टेक होल्डर क्यों दे, मैं क्यों ना दूं? नहीं, कुछ टैक्स स्टेक होल्डरों ने तो आके रेड लाइनें बिछा दी थी। कोई एक बहुत बड़ी तंजीम जो कि हमेशा दूसरों को कहती है कि चोर हैं, हम ही साहूकार हैं, उन्होंने आके एक साहूकारी के चोरी के धंधे को उन्होंने यानी कि एक उसको रोक दिया कुछ पॉलिटिकल प्रेशर से। तो ये मत कहें कि पाकिस्तान को पता नहीं है क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान क्या माजी में इस तरह की संजीदा कोशिशें कर चुका है कि जैसा अब नहीं हुई है। मैं अब पता नहीं अभी क्या होता है। चले अब क्या होता है इस पे आ जाते हैं ना। माजी में कोई कोशिशें हमारी ऐसी हो चुकी हैं कि संजीदा ये है कि देखो रिपोर्टें हर चीज़ बनी हुई है। मुझे जब डार साहब लाए थे तो फुल टाइम इसीलिए लाए थे, और हम भी सारे धंधे छोड़ के वहाँ बैठे हुए थे प्रो बोनो कि यार चलो मुल्क का कोई काम हो जाए। बट जब रिपोर्ट बन के सामने आई तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को एतराज़ था कि यार वो जो रसल लॉन्ग का एक है ना कोड, डोंट टैक्स यू, डोंट टैक्स मी, टैक्स द पर्सन बिहाइंड द ट्री। रिपोर्ट बहुत अच्छी है सर, मुझ पर क्यों टैक्स लगाया? बस, लेकिन है खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी। अच्छा, एफबीआर वालों को अपनी ऑटोनॉमी नहीं छोड़नी है, तो जब तक उनके भी माइंडसेट को आप चेंज नहीं करेंगे ना रिफॉर्म्स। तो तुला साहब अब किन चीजों पे काम हो रहा है? एक तो जरा आसान अल्फाज में लोगों को समझा दें, अब किन चीजों पे काम हो रहा है? कंप्यूटर पे काम हो रहा है। और कहाँ से जो है वो जो है मज़ामत का सामना करना पड़ेगा एफबीआर को? किन जगहों पर हेडलाइंस आ जाएंगी? एक तो स्प्लिट हुई है जो उनकी कस्टम्स की और इनलैंड रेवेन्यू की। वो इतना कोई बड़ा मामला मेरे हिसाब से नहीं था। उसमें जो एक कस्टम का इशू था कि हमें ऑटोनॉमी दो ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग हम अपने बंदों की खुद करें। बस पहले एक यूनिफॉर्म होता था। और पहले जो हमने रिपोर्ट में तजवीज़ किया था 16 में जो रिपोर्ट दी थी कि कस्टम को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दर्जा दे दिया। ठीक है, एक इदारा हो ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी हम कर सकें। अब यहाँ पर वो लेवीज अलग बैठे होते हैं, एफआई अलग बैठी होती है, कस्टम अलग बैठा होता है, बाकी इदारे अलग बैठे होते हैं, एंटी नार्कोटिक अलग बैठा होता है। फिर आप किसी की जिम्मेदारी नहीं लगा सकते। वो कहता है इसने छोड़ दिया, वो कहता है इसने, एक्साइज अलग बैठा होता है। मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मकसद है, एक तो ये तो चलो वहाँ के तक तो ठीक है, दुनिया में अब 2 ही कंट्रीज रह गई हैं, 3 हमें मिला के, एक यूके है एचएमआरसी और एक बांग्लादेश रह गई है, बाकी कोई नहीं है, कस्टम अलग ही है। दूसरा जो ऑटोमेशन की आप बात करेंगे तो हम पहले भी लिख चुके हैं इस बात में कि ऑटोमेशन आपको करना पड़ेगा। अब ये प्राल का मैंने आपको बताया ना कि जी बहुत सी प्रेजेंटेशन दे नो व्हाट टू डू बट व्हेन टू डू, फ्रॉम वेयर द मनी विल कम दे डोंट नो। अब कोई आपको लगता है कि कोई अगर ऐसी प्रेजेंटेशन आए तो उसमें ये सवाल ना हो कि पैसे कहाँ से आएंगे, कोई एलोकेशन हो जाएगी? नहीं, पैसे तो आ जाएंगे पर काम इतना आसान नहीं है। ये मेरा ख्याल है आप टार। अच्छा, ऑटोमेशन करने से होगा क्या? ऑटोमेशन करने से देखें होता ये है कि मैं आपको इंडिया की मिसाल दे देता हूँ। इंडिया ने एआई का कॉन्सेप्ट शुरू किया था टैक्स के उसके अंदर, और 3 सालों में इनको 3 दफ़ा अपवर्ड रिवीजन करना पड़ा। ठीक है, यानी कि वो एआई बेस पे इनके पास सारी इत्तला आ जाती थी कि जी आपके बैंक के इतने अकाउंट हैं। ये जो शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अभी 80% अकाउंट्स आर नॉट टैग, उसमें बच्चों के भी अकाउंट्स होते हैं। मेरा ख्याल है वो असल में मिसगाइड ज़्यादा कर देते हैं। हमारे पीएम साहब की ये काम नहीं है और होना भी नहीं चाहिए कि उनको पता होगा जी कि टैक्स रिफॉर्म्स कैसे होंगे।
उनको तो ओवरसाइट एक करनी चाहिए। बच्चों के भी अकाउंट्स हैं, फिर बेताशा अकाउंट्स ऐसे हैं कि जो किसी खाते में नहीं आते। नहीं, मैं आपको देखे ना, अब फर्ज करें एक कंपनी होती है, चले बुक करने को ये कहते हैं उसके 10 अकाउंट हैं तो 10 के 10 लिंक होने चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे अगर 3 अकाउंट हैं तो 3 लिंक हैं, चले मेरे तो बहुत सारे नहीं होते लिंक, बेवाओं के होते हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन के होते हैं, तो वो एक इतनी बड़ी पिक्चर पेंट कर दी जाती है कि फिर वो ट्रक की बत्ती बनकर ना उसके पीछे लोग फिर भागते रहते हैं। तो इसलिए मैं वैसे तोला साहब एक बात बताएं, जो टैक्स पेयर है क्या वो ये रिस्क ले सकता है कि वो अकाउंट को छुपा ले? जी छुपाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ऐसा होता है। मैं आपको सिर्फ एक बात देखिए, इस चीज से कतई नजर, तोला साहब 2024 में भी अकाउंट छुपाए जा सकते हैं? जी हो जाता। तो फिर तो बैंकिंग को और स्टेट बैंक को, ये बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी देखना चाहिए ना। देखिए, जब पहले हमने मांगे थे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल हुई थी कि जी ये तो सीक्रेट लॉ है, स्टेट बैंक ने मुखालफत की, बैंकों ने मुखालफत की, और फिर इनके बड़े बड़े मसले होते थे, दावे किए जाते थे कि ये यूं हो जाएगा तो ये यूं, कुछ नहीं होता। आपको बिल्कुल ये बात सही है कि छुपने नहीं चाहिए। और अब देखिए, जैसे डिजिटाइज ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो रास्त ट्रांजैक्शन होती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई हैं, उससे फर्क पड़ता है। उसको अब अगर आप AI से ले आए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आपके पास एक आ जाता है कि जी आपके क्रेडिट कार्ड पे इतना खर्चा हुआ है, FBR की तरफ से। बिल्कुल, ऐप पे आ रहा है, टैक्स आसान ऐप पे। अच्छी बात है। तो ये चीजें अगर आएंगी ना तो अब लोगों को एहसास होगा कि यार मैं अपना टैक्स रिटर्न डिक्लेयर सही करूं। लेकिन तोला साहब उसमें भी सारे क्रेडिट कार्ड नहीं आ रहे। अब ये तो मुझे नहीं पता, मेरी तो टोटल पेमेंट आई थी कि इतनी हुई है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, क्यों हम ट्रेवल करते हैं, दैट इज द बिजनेस एक्सपेंस। मैं आपको बताया था, मेरे 2 क्रेडिट कार्ड है, मैं अपने मिसाल दे लेते हैं क्यों किसी और की बात करें। एक उसके ऊपर आ रहा है, एक नहीं आ रहा है, इसकी क्या वजह? ठीक है, आपने जाली बनवाया होगा ना। आपने जाली नहीं है तो वो बैंक का ही, बहरहाल मेरा ख्याल है इसमें भी गुंजाइश है कहीं पे। जी। अच्छा तोला साहब, इसको अगर कंक्लूड करें हम, ताकि इस पार्ट में ब्रेक लेके फिर आगे की तरफ हम चलें, इस दफ़ा आपको लगता है कि जहाँ PM साहब खुद हो और IMF का दबाव बेतहाशा हो, वक्त की ज़रूरत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो, तो इस्लाहात का कुछ मामला ऐसा हो जाएगा कि सारा कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा? रिपोर्ट तैयार पड़ी हुई है, ये अब 6 महीने पहले जाया कि केयरटेकर्स ने 6 महीने और जाया होंगे रिपोर्ट लिखने में। जो उसमें पसंद है वो तो ले लेना, उसको तो शुरू तो करें ना, किक स्टार्ट तो लें। बजट आने वाला है ना, 21 एवेन्यू नए टैक्स की मैंने दी है यार, 21 नहीं लो, चलो 15 लेके कम से कम 15 खरब तो ले लो यार। कल PM साहब कह रहे थे कि आपका 9.4 नहीं होना चाहिए, आपका 13 होना चाहिए, तो भाई रिपोर्ट तो तैयार पड़ी हुई, आप उसी में से ले लो, 13 हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इस्लाहात अगर करना चाहें तो रिपोर्ट्स मौजूद है, जी मामलात मौजूद है, और ऐसी रिपोर्ट है। मैं आज कहता हूँ PM साहब को, मैं ये कहता हूँ कि दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट लेके आए मेरे सामने, एक एक वर्ड को मैं डिफेंड करूंगा, और अगर वो भी कह दे कि नहीं ये गलत लिखा हुआ है, तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, यहीं रहना है मैंने। चैलेंज है तोला साहब आपका? चैलेंज, ओपन चैलेंज। मेरे साथ 100 एक्सपर्ट थे साहब, 100 एक्सपर्ट्स की ये टीम थी। रेड लाइंस आपको लगता है कि कुछ कम हुई है पाकिस्तान की? होनी चाहिए। और ये मुझे अफसोस इस बात का होता है, हमारे PM साहब को वो रेड लाइंस का पता है। अब उन रेड लाइन से वो कैसे निपटते हैं, वो उनकी कामयाबी का राज होगा। नहीं, अब टाइम नहीं आ गया रेड लाइन से निपटने का? तो पिछले साल भी तो कोई दूर नहीं था ना। अब कुछ ज्यादा हालात थोड़े सीवियर नहीं हो गए? पिछले साल ज्यादा थे ना। अब सबको खुल गई ये बात, IMF को पता लग गया है कि आप क्या फनकारियां लगाते हैं। उनको तो 70 साल से पता है। अब उनको ये भी पता होता है कि स्टेट बैंक जब डॉलर बाई कर रहा होता है तो 4 लोगों को पता होता है, स्टेट बैंक के 1-2 अफसरों को, फाइनेंस मिनिस्टर को और IMF के हेड को। यानी कि IMF के पास रिपोर्टिंग सिस्टम प्रॉपर है। तो अब IMF का दबाव कुछ ज्यादा नहीं है कि जी अगर तो आप क्यों लेने जाते हैं भाई उनसे? आप कर्ज लेने जाओगे, दबाव बिल्कुल सही करते हो। नहीं सर, मैं दबाव होने ना होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन अब उनका चूंकि दबाव मौजूद है तो अब ये मजबूरी नहीं है कि ये काम नहीं, तो पहले भी दबाव होते थे, अब ज्यादा शफाफ हो गया काम। अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं तो कहता हूँ रिपोर्ट लेके ना शुरू कर दें। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा मजीद भी टैक्स के मामला आते हैं। परचून पे टैक्स लगने वाला है सुना है, और इसके अलावा कहा जाता है कि बिजली के बिलों पे दुकानदारों से टैक्स वसूल करेंगे। कैसे वसूल करेंगे, जरा तोला साहब से ब्रेक के बाद पूछेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशफाक तोला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बात कर रहे हैं मईशत की, इस्लाहात की बात कर रहे हैं। इस्लाहात के हवाले से तोला साहब ने बड़ा काम किया था, लेकिन वो इस्लाहात का सारा मामला किसी रद्दी की टोकरी में चला गया। तो मैंने जब तोला साहब से ब्रेक से पहले बात की तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ नाराज़ भी हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है कि बंदा एक बड़ी मेहनत के साथ कोई चीज़ निकाल के आता है और बाद में ये साबित भी हो कि जो चीज़ उन्होंने बनाई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, उसको उसी वक्त इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए था। ना इम्प्लीमेंट करने का नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ। तो फिर बंदे के अंदर नाराज़गी भी हो जाती है और वो तमाम मामला जो तोला साहब की ज़बान से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर, उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो आप तक भी पहुँचा रहा हूँ। बर्दाश्त तोला साहब आप ज़ाहिर है मुझ पर तो कर नहीं रहे गुस्सा, सीधी सी बात है। अच्छा तोला साहब, परचून पर टैक्स लगाने की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दुकानदारों को बिल आ जाएंगे और जो मालिक मकान है उसको नहीं देना होगा, वो मालिक दुकान जो है उसको टैक्स नहीं देना होगा, बल्कि जो कारोबार कर रहा है वो टैक्स देगा, बिजली के बिल में ये कर देंगे वो कर देंगे। ये IMF का मुतालबा कोई हवा से उतरता है, फिजा से उतरता है? ये कैसे हम इस तरह के मुतालबा जनरेट होते हैं, इनकी हकीकत क्या है? मुझे हंसी आ रही थी, कल मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, इसमें मैंने भी इंटरव्यू दे दिए मीडिया को, काफ़ी मज़ा आया मुझे सुनते सुनते देखते थे। ये तो वो चीज़ है जो पहले ये चूरन कभी बिकी नहीं हमारी। अच्छा, ये इसी रिपोर्ट में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, मैं कोई नाराज़ नहीं हो रहा, लेकिन तो थोड़ा सा अफसोस तो होता है ना जब आपको पता लग रहा हो कि यार। मैं आपको बताता हूँ कि बेलौस काम किया मेरे साथ मेरी टीम ने, मेरी तो चलो ठीक है दोस्ती यारी में हम तो कर लेते हैं, आपको भी पता है। पूरी टीम बेचारी 4 महीने ख्वार हो के 100 लोगों की मीटिंग है, कोई 40 मीटिंग हमने की, और फिर वो एक स्टेक होल्डर आके कह दे कि अगर ये आपने कहा तो मैं रेड लाइन मेरी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। एक कोई ऐसी वो जो नेक परवीन आके कह दे कि जी ये ना करें इस मरतबा, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये रिटेलर की टैक्स की बात करें ना, ये रिटेलर का ये टैक्स जो आखिरी किस्त इसकी आई थी वो मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में आई थी, आपको पता होगा। बिल्कुल। तो उसमें ये हुआ कि वापस हो गया। तो जब ये आया था तो मैंने मिफ्ता को कहा, मैं चेयरमैन था नॉर्मली कमेटी का, मैंने मिफ्ता ये हो नहीं सकेगा, देखो आप कह रहे हो 3000 रुपये वो टैक्स दे दे। बोला हाँ। मैंने कहा भाई उसका बिल आ रहा है बिजली का 100 रुपये, वो 3000 टैक्स कहाँ से देगा और वसूल कौन करेगा तुमसे? तो उनकी जो टीम में हमारे अभी भी ये जो एक शामिल है वहाँ पर भी BR में वही पॉलिसी बना रहे होते हैं, अच्छे आदमी है, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी। और चेयरमैन साहब तो उन्होंने कहा यार अगर अशफाक साहब आपको पता है टोटल इसकी कितनी रेवेन्यू है? मैंने कहा नहीं। बोला 52 बिलियन, और अगर आपका फार्मूला रखें कि जितना बिजली का बिल है 3000 तक उतना ही टैक्स हम ले लें फ्यूल एडजस्टमेंट को निकाल के, तो हमारे 29 बिलियन तो चले गए। तो मैंने उनको उस वक्त कहा था मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, अगर आप ये नहीं करेंगे तो पूरे 52 बिलियन चले जाएंगे, और वही चले गए। आज भी अगर आप वो करने जाओगे तो 60-70 बिलियन आएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इस रिपोर्ट में, अब अफसोस इसलिए होता है आप जो कहते हैं ना, मैंने इस रिपोर्ट में रिटेलर से एग्री करवा लिया। अच्छा, निगोशिएशन हुई आपकी? हाँ, 3 FBR के मेंबर मेरे साथ। अच्छा, कि भाई आपसे मैं 1% टैक्स लूंगा आपके टर्नओवर का। तो बोला हमसे आप वसूल कैसे करेंगे? मैंने वो आप छोड़ दो, मुझे आता है। कैसे करना था वैसे? हाँ भाई, वो कहीं ना कहीं से तो परचेज कर रहे हैं ना, या इम्पोर्टर से ले रहा है, मैन्युफैक्चरर से, उधर ही हम ऐड कर देंगे उसका टैक्स, और वो कर रहे हैं, लॉ में मौजूद है। ठीक है, गुंजाइश यानी कि आप कहते हैं मौजूद है? सर जी 250 बिलियन रुपीज 1% बनता है। 25 ट्रिलियन का नेट आपको अमाउंट, ये 2 साल पहले की बता रहा हूँ। आज अगर इन्फ्लेशन ऐड कर दूं तो ये 40 पे आ गया होगा। तो मैं तो आपको हिफ्ज़े मा तक़द्दुम 250 कह रहा हूँ, 400 हो सकता है। यानी कि आप कहते हैं पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, लेकिन ये है कि उसके लिए तो कुछ नहीं है, वो एग्री कर गए हैं। तो कोई नई बात कोई ना हुई। लेकिन बिजली के बिलों पे कैसे लेंगे? बिजली के बिलों पे लेने की जरूरत ही नहीं आप। तो बहुत सिंपल है, और ये मैंने उस वक्त बता भी दी थी जो अरबाबो इख्तियार थे कि भाई ये एग्री हो गया। फिर बजट में नहीं आया तो अब आप मैं इसको क्या कहूँगा। अच्छा, थोड़ा सा बजट का कहा जा रहा है कि जी बजट आने वाला है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। खबर आ गई थी कि जी बजट की तैयारी के लिए जो है वो बाज़ाब्ता जब मामला शुरू तो हमेशा 6 महीने पहले ही हो जाता है। तो अब क्या मामला आपको लगता है कि? मैं हमेशा आपसे मजाकन कहता हूँ ना कि मौला बजट। इस दफा कौन सा बजट? मौला बजट, यानी कि वही जो हमेशा आता है? नहीं, पिछले बार मौला से मेरी, आप मौला जट वाला बजट कह रहे हैं, यानी कि गंडासे वाला मौला बजट।
क्या होगा? थोड़ा सा गुंजाइश बच गई है लोगों में कोई कि वो? देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको असल मईशत की तरफ हम नहीं आ रहे, अभी तो हम टैक्स की बातें कर रहे हैं। मईशत में बहुत गुंजाइश है आपके पास, मगर उसके लिए आपको जो है ना पाकिस्तानी चश्मे लगाने पड़ेंगे। चले एक काम करते हैं ना, बजट को भी छोड़ देते हैं, हम थोड़ा सा मईशत की तरफ आ जाते हैं, फिर बात कर लें। फिर क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपसे बात करनी थी, एक तो शरह सूद और फिर बैंकर वज़ीर ख़जाना, ये मेरे दोनों सवालात एक साथ स्टैंड करते हैं। इस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, तो वो हम तीसरे पार्ट में चल लेंगे। और एक बड़ा अहम मामला जो है वो निजकारी का भी है, ज़ाहिर है आप प्राइवेटाइजेशन कमीशन का भी पार्ट रहे, तो ये फिर हम कर लेंगे। अभी हम इस पार्ट के अंदर निपटा लेते हैं ज़रा मईशत के मामलात को। तो तोला साहब, जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, मैं मतलब बेताशा एक आम आदमी की मईशत तो उसका किचन है ना, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या पाकिस्तान में चप्पलें बना के हम बाहर भेज रहे हैं। ये आम आदमी का मसला नहीं है। तो आम आदमी को कोई रिलीफ, कोई मईशत के अंदर कोई आपको लगता है कि जो इस वक्त टीम डिप्यूट हो गई है आके, वो आप बड़ा मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कहा है, डिप्यूटेड टीम जो है ये कोई ऐसा विजन रखती है कि ये देखिए विजन तो औरंगजेब आई नो वेरी वेरी फाइन रिफाइंड थॉरो जेंटलमैन नॉलेजेबल गाय है, मगर इस सिस्टम के अंदर कितना चलने दिया जाता है सवाल ये होता है। टेक्नोक्रेट है, ठीक है, अच्छी बात है, आना चाहिए। नई टीम है, फ्रेश ब्लड है, शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि एक अच्छी नई टीम है, अच्छी बात है। लेकिन तुला साहब, जिस मुल्क में रेड लाइंस हो, जिसमें एक आप भी तो एक तरह से टेक्नोक्रेट ही थे ना, आप कोई पॉलिटिशियन तो नहीं है ना। आपके वालिद भी सहाफ़ी थे, आप जो है वो खुद टैक्स अमूर के माहिर थे। आप कोई, मैंने तो मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी आपने यूसी का इलेक्शन लड़ा, हो सकता है बताया ना हो आपने। नहीं, मैं आईकैप का इलेक्शन लड़ चुका हूं, मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा, क्लब का लड़ जाता हूं। ये सर वो तो ज़ाहिर है कि आपकी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है, लेकिन कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन अभी भी नहीं। हाँ, तो उस बैकग्राउंड ना होने के बाद जब आपने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर कर दिया गया, तो फिर आप ने सोचा कि यार इतनी मेहनत मैंने भी की, टीम ने भी की, तो क्या औरंगजेब तोला 2 तो नहीं बनेगा? नहीं, देखें ये अब सेनेटर बन जाएंगे इंशाल्लाह, अच्छे आदमी है, नीम पॉलिटिकल हो जाएंगे। मैं खुश हूँ इसकी अपॉइंटमेंट पे। वैसे बिटवीन यू एंड मी नॉलेजेबल विजनरी का है, अल्लाह इसको कामयाब करे। बल्कि इनफैक्ट मेरी बात भी मैंने उनको यही कहा, मैंने कहीं हमारी ज़रूरत पड़े तो वी आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान। ओहदे आनी जारी चीज़ें, ओहदों पे तो मैं कभी आपने देखा होगा, इससे पहले आपको भी पता है बड़े बड़े ओहदे ऑफर हुए, मगर अल्लाह ने करम जब करना था, जो मेरे नसीब में था मैंने किया, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मगर आपको मैं एक बात बताऊँ, मईशत में बड़ी जान। आज आपका ये डॉलर, मैं आप वसूख के साथ कह रहा हूँ, 250 से ऊपर का नहीं, 235 का है। तो साहब ये तो बाद लोग कहते हैं 300 का है, आप कहते हैं 235 का है। मैथमेटिकल मॉडल कह रहा है आपका, मैं चलो गलत कह रहा हूँ। गोल्डमैन सैक ने कहा कि रुपीज अंडर वैल्यू बाय 20%, तो 280 से 20% निकालो, 56 रुपए निकलते हैं, तो 224 का बनता है उनके साथ। तो किसने फिर इसको अंडर वैल्यू किया हुआ है? हम भाई जो स्टेट बैंक बाई कर रहा है आपका, $2 बिलियन उन्होंने बाई किए, $2 बिलियन बाई किए हैं। अगर वो बाई नहीं करते इंटरबैंक में तो डॉलर तो नीचे आना था। तो क्या मईशत का थोड़ा सा बताया ना तोला साहब। तो मईशत देखे ना, उससे जुड़ी देखे ना, IMF का एक पैकेज उससे नथी है ना। अगर आपकी डॉलर ये कम होता है तो 3 से 4 या 5% आपका इन्फ्लेशन कम होता है। जब 5% इन्फ्लेशन कम होगा तो आप अपना जो पॉलिसी रेट है उसको गिरा सकते हैं। लेकिन IMF कहता है कि जी आप पेट्रोलियम लेवी को 60 रुपए तक बढ़ाएं, GST है ना करें, तो ये तो फिर दोबारा वही बात है। आप तो फिर आप चाह रहे हैं कि 70% पे इन्फ्लेशन पहुंच जाए या 40% पहुंच जाए, तो फिर तो उसको कोई हल नहीं है। फिर आप वाली बात है कि लोगों में कोई अब सब्र नहीं है। जाहिर है ये जो लोग खड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये बेचारे, मैं तो ये कहा है उसमें, मेरे तो अभी भी मैंने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि 50,000 रुपये कम से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए, कम से कम। 50 में भी गुजारा नहीं है, मैं कम से कम ब्रीथ तो दें। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको आप डबल करें ऑन इंडिया को, जब जाके कहीं थोड़ा सा लोगों में कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, कोई थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करेंगे। ये चीज़ें आपको करनी है। और ये कब हो सकती है? जब आप अफराती दर कम करो। अफराती दर कम करोगे, आपका पॉलिसी रेट कम होता है। गवर्नमेंट का जो एक तरफ जो जा रहा है फिस्कल। सर पॉलिसी रेट पे मैंने बड़ी तफसील से आपसे बात करनी है। मैं कहता हूँ उसको आप
छोड़ दें, मुझे एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ तोला साहब आपके पास। एक तो मुझे निचकारी के ऊपर ज़रा PIA ख़ास तौर पे ऐसे मौके के ऊपर निचकारी की हम बात करें कि जब ये जो हुकूमत है नून लीग की, ये ख़ुद मरून मिन्नत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो निचकारी नहीं होने देगी, तो ये निचकारी होगी कैसे? PIA का क्या बनेगा और जो बीमार सनतें हैं उनका क्या होगा? और फिर ये तो तोला साहब से पूछना ही पूछना है हमने आखिर कि अगर एक बैंकर वज़ीर ख़जाना बन जाए जो एक कमर्शियल बैंक को लीड करता रहा हो, तो क्या वो पाकिस्तान में शरह सूद को कम होने की किसी पॉलिसी को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अशफाक तोला साहब मौजूद। तोला साहब, 2 सवाल हैं, 8 मिनट हैं, 8 ज़्यादा तब खींच लेंगे, 9 कर लेंगे, लेकिन 8 ही है मेरा ख्याल है। 2 सवाल बड़े हैं, मैं छोड़ के आपके पास पहले गया था। निचकारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदगी होने देगी? निचकारी होने देगी। PIA बिक जाएगी? जी जी। कौन खरीदेगा? वो अलग बात है। आपने सवाल मुझे क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होने देगी, मैं कहता हूँ होने देगी। ठीक है, कैसे होने देगी? एहतजाज, ये वो हंगामा देख लीजिएगा ना। आपको लगता है कि इस हवाले से पॉलिटिकली डील कर लिया जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है। और बाकी पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली डील हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन के मेंबर भी रहे हैं, तो बाकी जो बीमार सनतें हैं जिनसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, जो मुल्क के ऊपर बोझ है, जो टैक्स पेयर की मनी खा जाती है, उनका क्या होगा? मजमूई इसका कोई रोड मैप मौजूद है हुकूमत के पास? मैं ओवरनाइट जब उस वक्त हम इसमें मैं पूरी दाद दूंगा मोहम्मद जुबैर को। उन्होंने बड़ी टीम, ये साबिक गवर्नर जो है, जी जी, हम लोग सब साथ थे, एक टीम में थे, और मैं उन्हीं की वजह से बोर्ड में था, डार साहब और उनकी वजह से। तो उनकी टीम ने बहुत काम किया और उससे बेहतर बोर्ड मैंने, सारे मेरे दोस्त बड़े मोतबर मोहतरम है, मगर उससे बेहतर बोर्ड कोई नहीं था। और इसकी टेस्टमनी ये थी कि जब PTI आई तो PTI ने उसी बोर्ड को मेंटेन किया। वो बड़ी बात है वैसे। ठीक है सर, एक भी बंदा उन्होंने अपना नहीं डाला। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता, नहीं, उसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि वो ये चाहते ही ना वो बंदे लगे रहे, अपने बंदों को क्यों खराब करें? नहीं, ऐसा सीरियस थे? सीरियस देखो, मैं सीरियस थे नहीं तो वो बात की बात है, बताया। मैं सिर्फ आपको एक बात बता रहा हूं। अच्छा, सीरियस थे, सिम्टम्स नजर आए सीरियसनेस के? नहीं थे। तो ये खबर है ना, ये खबर नहीं दे रहे आप? नहीं थे, मगर चले मैं आज भी कह रहा हूँ हो जाएगी। अब वो जो सिख कंपनीज हैं उनकी पूरा एक प्रोसेस आपको चलाना पड़ेगा, फिर लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। अब डिस्कोज हैं 10, उसको आप प्राइवेटाइज करें, वो अब कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। आप मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं। स्टील मिल देखें, हमने पूरा इतना रोड मैप बना के दिया, सब कुछ करके दे दिया, वहीं पे खड़ी हुई है। PIA भी हो चुकी थी आपकी प्राइवेटाइज, उस वक्त तो काफ़ी एयरलाइंस आ भी रही थी, अब पता नहीं कौन आएगा, वो कोविड से पहले की बात है। अब तो मुझे नहीं पता कौन आता है, मगर आएंगे, हो जाएगा। दुनिया में जो सेकंड टियर की एयरलाइंस हैं जो कंट्री में, जैसे आप मेन एयरलाइंस नहीं आएंगी, बड़ी एयरलाइन नहीं आएगी कोई, क्या आप कहेंगे पाकिस्तान नहीं, बड़ी भी आएंगी, PIA एमिरेट्स हो जाएगी, ऐसे हो सकेगा? हो सकती है। अगर देखो इसमें तो आपको ये पता है ना, देखिए एमिरेट्स के लिए हब चाहिए आपको, और एमिरेट्स के जो लवाजमात है ना इन फ्लाइट, वो PIA नहीं रहेगी। ठीक है, आप ये कहते हैं कि जो एक ज़माने में इंशाल्लाह सऊदीया बन जाएगी, मैं ये कह सकता हूँ। वहां तक तो हम इंशाल्लाह ड्रीम कम हज उम्रे में ही चला लें, वैसे चले। नहीं सर, आप सऊदी एयरलाइन भी ठीक है तो साहब, मैं वही कह रहा हूँ ना, एमिरेट्स का एक नया रंग होता है ना, एमिरेट्स मैं समझ गया। वो जाहिर है कि इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट जो है वो सारी आप नहीं दे सकेंगे, जो फॉरेनर ट्रैवलर को चाहिए, तो वो आपका कानून इजाज़त नहीं देता। मेरा ख्याल एक वक्त में सुना PIA देती थी, मुझे नहीं पता, मैंने कभी आप इस टॉपिक में जाना भी नहीं चाह रहे मेरा ख्याल है। अच्छा, थोड़ा सा बीमार, बाकी जो पावर सेक्टर की आपने बात की, उनको आपको मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे देना पड़ेगा। जो मैंने बोर्ड में कहा था कि 10 डिस्कोज हैं, एक अच्छी एक खराब, ये आप उसका सेट बना दें और ये आप मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे आप अलाउ करें लोकल तो फॉरेनर्स को। आप बोले अब हम पैसे नहीं डालेंगे इसमें, एज इज वेयर इज बेसिस पे आप ले रहे हैं। 10 साल बाद आप चला के ले आए, अगर आपकी वैल्यूएशन अच्छी आपने हमें दे दी, हम करा लेंगे, आपको फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल होगा, आप लेना चाहें आप ले लीजिएगा, वरना हम प्राइवेटाइज कर देंगे। गुंजाइश है या नहीं? बहुत गुंजाइश। अच्छा, मुझे तोला साहब एक सवाल का जवाब दें। एक एतराज़ आपके पक्के दोस्त शहबाज राना साहब के एक ट्वीट से मैंने एंगेज किया। बैंकर वजीर खजाना हो तो क्या शरह सूद कम करने को वो सपोर्ट करेगा? देखिए, आप बैंकर नहीं रहा ना, उसने तो रिजाइन कर दिया ना। सर ऐसे ना करें ना, देखें आप
कुछ भी करें, आप रिजाइन कर दें या कुछ भी कर दें, टैक्स माहिर तो आप रहेंगे ना। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, बैंकर पल्स पे चलता है ना, उसको भी देखना है। अगर शरह सूद कम नहीं करूंगा, देखिए वो एक, हाँ वो अलग बात है, करंट अकाउंट का एक बहुत बड़ा हुजूम होता है जिसपे इंटरेस्ट नहीं देते, वरना तो बैक टू बैक चल ही रहा था, 2% पे चल रहा होता है। तो बैंक ऑब्वियसली बैंकों की बड़ी इनकम है इसमें, और इसमें हम इसीलिए आप देखें ऑलमोस्ट इनको आगे पीछे खींच तान के 50-60% हम टैक्स ले लेते हैं इनसे। तो ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो टी बिल में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इनका भी ये डेल्टा होता है। अब वो उसमें चले अब कर रहे हैं ना जैसे, तो उसमें हम उनकी जो इनकम होती है उसका ऑलमोस्ट 50% उनसे टैक्स पे ले जाते हैं। अच्छा तोला साहब, चले फिर मैं ना आपकी सारी बात को एक इसके ऊपर मैं टैग लाइन अगर दे दूं कि इशफाक यूसुफ तोला साहब ने मोहम्मद औरंगजेब HBL वाले पे एतमाद का इजहार कर दिया। बिल्कुल दे, मैं तो बिल्कुल कहूँगा। देखिए आपको ये भी पता है, हफीज शेख साहब से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तरीन साहब से मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। औरंगजेब इज अ विजनरी गाय, मैं तो कहता हूँ। और अच्छा है, एक नए विजन के साथ एक टीम आई है और उससे काम करना चाहिए। हमें उनके लिए दुआ भी करनी चाहिए, अगर हमें कहीं हेल्प करनी हो तो हेल्प भी करनी चाहिए। यानी कि आप कहते हैं कि काम ठीक हो गया। जब तोला साहब, एक आखिरी बयान है वज़ीर आज़म साहब का, वो कहते हैं कि 1350 अरब आ जाए तो कशकोल तोड़ सकते हैं। 1350 अरब आ जाए तो कशकोल तो भाई मैं तो उनको किसने रोका है? नहीं, वैसे टूट जाएगा कशकोल हमारी। मैं तो रिपोर्ट तैयार पड़ी, उनको बोले, उनको आप मेरी तरफ से मैसेज दे देंगे, वो रिपोर्ट इम्प्लीमेंट कर दे, हो जाएंगे। कैसे आएंगे 1350 अरब? वो जो मैंने टैक्स के आपकी एवेन्यूज बनाई है ना 21, वो इम्प्लीमेंट कर दे, हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तोला साहब, एक आखिरी, अगर आप मुझे 1-2 मिनट में क्विकली जवाब दे सकें कि इसहाक डार साहब की जो एक डायरोनॉमिक्स थी, उनके आने से पहले यही आज डायरोनॉमिक्स की जरूरत है। यही टेबल था, हम यहाँ बैठ के उनकी तारीफें किया करते थे। आज भी तारीफ करूं। यही टेबल है कि जहाँ इसहाक डार साहब के बगैर हम मौजूद हैं और वो वजीरे देखें खारजा हो चुके हैं। इसहाक डार साहब जब लंदन में थे तब भी यहाँ बैठ के तारीफ की थी मैंने आपको, जब मुफ्ता इस्माइल थे जब भी बैठ के यहाँ तारीफ की, जब इसहाक डार थे जब भी तारीफ की, अब नहीं है तो भी तारीफ करूँगा। ये वक्त बताएगा कि इसहाक डार क्यों। अच्छा मुझे बताया IMF से लड़ने का मेरा क्या तुक है, इसहाक डार का क्या तुक था? मुल्क की खातिर आप पे बोझ पड़ेगा हजरत, अगर मैं नहीं लड़ूंगा, अगर इन्फ्लेशन आएगा तो बोझ किस पे पड़ेगा? लेकिन वो गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी की नजर तो नहीं होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरे हिसाब से हर कोई अपने सोच के हिसाब से काम करता है। डार साहब की जो सोच थी मैं उससे एग्री करता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया तोला साहब आपके वक्त का। आपने बड़ी तफसील के साथ उन तमाम अमूर के ऊपर गुफ्तगू की कि ज़ाहिर है बड़े अरसे से ड्यू थी मेरी आपकी नशिस्त। तो एक रिक्वेस्ट आपसे और भी कर देंगे जाते जाते कि अब ज़ाहिर है बजट तक फिर आप हमें, और बजट के बाद भी, क्योंकि अब पाकिस्तान में सियासी मामला जो है ना वो मईशत के बगैर चलते नहीं हैं। तो नाज़रीन, तोला साहब को आप दोबारा भी देख सकेंगे जैसे ही मौका लगेगा, जैसे ही कोई बड़ी डेवलपमेंट होगी तो तोला साहब को फिर इसी तरीके से इसी टेबल पे इंशाल्लाह बिठाएंगे रमज़ान में, या रमज़ान के बाद जब भी मौका लगेगा। उस वक्त तक के लिए तोला साहब को भी इजाज़त दीजिए, मुझे जो है वो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।